नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर राजलक्ष्मी अभी उस सीक्रेट कमरे में ही आ जाती है जहाँ पर देवराज गुलेरिया को किडनैप कर रखा गया था। वहाँ पर आने के बाद अब वो यहाँ पर उसे देखती है और उससे पूछती है तो वो कहता है मैं यहाँ का मालिक हूँ देवराज गुलेरिया। और अब वो धीरे धीरे अब अपने हाथों को खोल लेता है और अब वो इस जंगल से निकल जाता है और अब सीधा ही उस सीक्रेट रास्ते से वो अपने कमरे में आ जाता है। इधर बाहर अब वो अपने कमरे से बाहर आकर अब सीधा ही अब यहाँ पर शारदा शारदा चिल्लाने लगता है। इधर इस आवाज को सुनकर जितने भी लोग अपने अपने रूम में थे तभी वो सभी अभी हॉल की तरफ आने लगते हैं। वहाँ आने के बाद अब टॉप फ्लोर की रेलिंग से अब देवराज गुलेरिया अपने घर को ही देख रहे थे और वो भी अपने मन में ही सोचते हैं कि पहले मैं शारदा उसके और उपकरण दोनों की ही मौत आज मेरे ही हाथों से होगी, उसके बाद ही मैं इन बाकी सबको देखूंगा। यहाँ पर वो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शारदा जो कि अभी किचन में ही अपना काम कर रही थी, शारदा के कानों में जैसे ही अभी यहाँ पर देवराज गुलेरिया की इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई तो इस आवाज़ को सुनकर तो शारदा एकदम से ही इस आवाज़ को पहचान लेती है और अब उसके हाथ से एकदम से ही वो प्लेट हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। क्योंकि शारदा अब जान गई थी कि ये सब कैसे हुआ। अरे उस राक्षस को किसने रिहा करा दिया, वो ऐसे बाहर कैसे आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उसके लिए यही था। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती अभी ये भी थी कि अगर वो यहाँ बाहर आ गया तो अब शारदा इस राक्षस से कैसे बचेगी। इसलिए डर के मारे ही उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है क्योंकि वो यहाँ पर बाहर आना तो नहीं चाहती थी। लेकिन अब उसे कोई बचा भी तो नहीं सकता था, इसलिए उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। और इस आवाज़ को सुनकर अब वो भी डरते हुए यहाँ पर हॉल में आ जाती है और अब वो इधर उधर चारों तरफ देखने लगती है कि आखिर कहाँ से आ रही है उसे ये आवाज़, कहाँ है देवराज गुलेरिया। जैसे ही वो बाहर आती है तो अब ऊपर से देवराज गुलेरिया ने जब शारदा को वहां पर किचन से बाहर आते हुए देखा तो अब उसकी आंखें एकदम से ही गुस्से से लाल हो रही थी। उसका बस चलता तो वो अब यहाँ पर अपनी आंखों की ज्वाला से ही उसको भी के अभी यहीं पर ही जलाकर भून देता। इसलिए अब उसने सीढ़ियों से आना भी बेटर नहीं समझा और वो सीधा ही अब यहाँ पर 7th फ्लोर से ही जंप कर देता है। और 7th फ्लोर से जंप करते हुए ही देवराज गुलेरिया यहाँ पर नीचे हॉल में आ जाता है। इधर एकदम से अपने सामने देवराज गुलेरिया को इस तरह से गुस्से में देखकर तो अब शारदा के हाथ पैर काफी कांपने लगते हैं क्योंकि शारदा अब सोचती है अब उसका अंत निश्चित है। क्योंकि अब अगर ये राक्षस बाहर आ गया तो अब तो ये तेरी आखिरी सांसें चल रही है, क्योंकि ये तो पक्का है ये अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हाँ, शारदा को भी यहाँ पर अपने बचाव में कुछ तो करना था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बचे, क्योंकि अब तो उसे बचाने के लिए यहाँ पर खुद उसके सर करण गुलेरिया भी नहीं थे। तो यहाँ पर जैसे ही अब शारदा के हाथ कांपते हैं तो वहीं देवराज गुलेरिया ने अब शारदा के पास आकर एकदम से ही अब उसके गले को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और अब उसे दबाने लगते हैं। इधर जैसे ही उसने शारदा के ऊपर ऐसे वार किया तो ये देखकर तो अब प्रीति एकदम से ही हैरान हो जाती है। प्रीति को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ये कौन हो जो इस तरह से एक औरत के ऊपर हमला कर रहा है। इसलिए प्रीति के हाथों की मुठ्ठियां एकदम से ही बंद हो जाती है। तो वहीं मयूर भी अब यहाँ पर शारदा को बचाने की सोचता है, क्योंकि उससे भी नहीं देखा जा रहा था। वो भी इसके बारे में नहीं जानते थे कि ये कौन है। लेकिन अब यहाँ पर इन दोनों ने ही जल्दी से अपनी फाइटिंग पोजीशन ले ली थी। और यहाँ पर जब दोनों ने ही यहाँ पर अपनी फाइटिंग पोजीशन ली तो अब वो दोनों एक साथ मिलकर ही अब एकदम से ही पीछे से आकर देवराज गुलेरिया के ऊपर अटैक कर देते हैं।
जैसे ही देवराज गुलेरिया को अपने पीछे अब किसी के मारने की आहट सुनाई दी तो उनके अटैक से अब देवराज गुलेरिया ने अपने एक एक हाथ से उन दोनों को वहां पीछे फेंक दिया और अब वो फिर से शारदा के ऊपर की गर्दन को पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देवराज गुलेरिया ने अपने आप को दोनों के इस वार से डिफेंड कर लिया था और अब वो फिर से उसकी गर्दन दबाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर उसने देखा कि मयूर और प्रीति वो तो फिर से अब उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ रहे थे। जैसे ही अब मयूर और प्रीति दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़े तो अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया शारदा के गले को छोड़ देते हैं और अब यहाँ पर वो ओमकार और प्रीति के ऊपर ही अटैक करने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर देवराज गुलेरिया का अटैक इतना शार्प था, उसका वार इतना तेज था कि प्रीति और मयूर दोनों ही अब एकदम से उसके एक ही वार में अब हवा में उड़कर सीधा ही मेन एंट्रेंस के दरवाजे पर बाहर आकर गिरते हैं क्योंकि उन्हें मयूर और प्रीति ने भी इस बात की आशंका ही नहीं थी कि सच में वो एक कितने अच्छे फाइटर होंगे कि वो एक साथ एक ही वार में उन्हें इस तरह से फेंक देंगे। इधर यहाँ पर देवराज गुलेरिया जब मयूर और प्रीति को बाहर फेंक देते हैं तो अब यहाँ पर वो सभी को ही वार्निंग देते हैं, अगर कोई भी आज मेरे और शारदा के बीच में आया ना तो मैं उसका वही हाल करूँगा जो अभी इन दोनों का हुआ है, क्योंकि आज शारदा की मौत तो मेरे हाथों से पक्की लिखी हुई है, उसे आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए तुम सब अगर अभी के लिए जीना चाहते हो तो अभी कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। अब यहाँ पर उनकी इन बातों को सुनकर तो यहाँ पर सभी डर जाते हैं। ये देखकर जहाँ यश अब एकदम से नंदिनी के पीछे छुप जाता है तो वहीं पिंकी अब श्रेया के पीछे छिप जाती है क्योंकि इन दोनों को ही आज यहाँ पर इन्हें देखकर बहुत ही डर लग रहा था। इधर यहाँ पर देवराज गुलेरिया अब एक बार फिर से अब शारदा की तरफ बढ़ता है और अब वो फिर से शारदा के गले को पकड़ लेता है और अब शारदा के गले को दबाने की कोशिश करता है। तभी वो जब यहाँ पर शारदा का गला दबा रहा था तो यहाँ पर सिद्धांत तो उसका एक हाथ अभी सिद्धार्थ ने तो दूसरा हाथ अब यहाँ पर ओमकार ने पकड़ लिया था क्योंकि हालांकि उन्होंने ये तो देख लिया था कि मयूर और प्रीति का क्या हाल हुआ है, लेकिन वो इस तरह से शारदा को मरते तो नहीं देख सकते थे। इसलिए उन दोनों ने पहले आंखों में इशारे किए और वो दोनों भी यहाँ पर शारदा को बचाने के लिए वो यहाँ पर उसका एक एक हाथ पकड़ लेते हैं। इधर उनकी इस हरकत पर तो देवराज गुलेरिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो यहाँ पर देवराज गुलेरिया बारी बारी से भी दोनों की तरफ अपनी तिरछी नजर से देखने लगते हैं और अब वो कहते हैं, लगता है कि तुम दोनों को भी अपनी जिंदगी से कोई लगाव ही नहीं है, शायद तुम इस शारदा से पहले तुम दोनों ही मरना चाहते हो। और ये कहते हुए ही अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया ओमकार और सिद्धांत के ऊपर अब फिर एक जोर से अटैक कर देते हैं। जैसा ही इन दोनों के ऊपर भी अब अटैक हुआ तो वो दोनों भी सेम यहाँ पर मयूर और प्रीति की तरह ही हवा में उड़कर वो भी दूर जाकर गिरते हैं। इधर यहाँ पर ये सब देखकर अब तक सभी ही हैरान थे, लेकिन अभी यहाँ पर गुलेरिया हाउस में अब तक आकाश गुलेरिया भी आलिशा को लेकर गुलेरिया हाउस के अब तक बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही वो दोनों अब यहाँ पर अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो अब वहाँ पर बाहर निकलकर अब आकाश अब उन्हें कहता है, वेलकम होम आलिशा। इधर आकाश की ये बात सुनते ही अब कविना आलिशा भी कहती है, थैंक यू सो मच। यहाँ आकाश अब प्रिंसेस लतिका की तरफ के दरवाजे को खोल देता है और अब वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, जिसका मतलब था कि आलिशा अभी पहले आप गाड़ी से नीचे उतरो। इधर आकाश के इशारे को सुनते ही वहीं पर यहाँ पर अब प्रिंसेस लतिका भी अब गाड़ी से बाहर आ जाती है और अब धीरे धीरे लतिका के उतरने के बाद अब यहाँ पर वो दोनों भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उसकी नज़र अब सामने जमीन पर गिरे हुए मयूर और प्रीति पर ही जाती है क्योंकि लतिका यहाँ पर सबसे पहले उतरी थी, इसलिए लतिका ने ये सब देखा था और इसलिए अब वो यहाँ पर मयूर और प्रीति को देखकर अब वो आकाश को एकदम से एक जोर का हक कर लेती है और वो सीधा ही कहती है, मम्मा वो क्या हो गया है,
क्योंकि जैसे ही प्रिंसेस लतिका ने वहां पर एंट्रेंस के पास पड़े हुए प्रीति और मयूर को देखा तो वो एकदम से ही डर जाती है, और वो इतनी डर जाती है कि वो अपनी मम्मा से फिर से चिपक जाती है। इधर प्रिंसेस लतिका की इस बात को सुनकर आकाश और आलिशा दोनों ही बहुत ही हैरान थे कि आखिर प्रिंसेस लतिका ने ऐसा क्या क्या देख लिया। लेकिन जैसे ही अब वो उस तरफ देखते हैं तो वहां पर प्रीति और ओमकार दोनों ही गिरे हुए थे, और उन दोनों को ऐसे इस तरह से जख्मी हालत में देखकर अब आलिशा एकदम से ही कहती है, अंदर अंदर कोई गड़बड़ है आकाश, जरूर जरूर अंदर कुछ हुआ है। आलिशा की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, पता नहीं आलिशा, देखो जब तक मैं यहाँ पर था ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब मेरे जाने के बाद क्या हुआ मुझे इसकी कोई भी खबर नहीं है। इधर आकाश और आलिशा दोनों अभी एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी अब उनके कानों में फिर से गुलेरिया हाउस के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है, और ये आवाज सच में बहुत से जोर की थी। जैसे ही इन दोनों के कानों में ये आवाज आई तो इस आवाज को सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, आकाश आप लतिका को संभालिए, हम अंदर जाकर देखते हैं कि अंदर कौन सा तूफान आया हुआ है। अरे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, नहीं नहीं आलिशा, तुम देखो, तुम मत जाओ, मैं तुम्हें इस तरह से अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अभी हमें ये भी पता नहीं है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। देखो तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से अंदर नहीं जाने दे सकता, अंदर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इधर आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है कि यहाँ पर कोई दुपट्टा है। देखो आकाश, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है, अभी हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा, इसलिए जल्द से जल्द बताओ यहाँ पर कोई दुपट्टा है क्या। अब आलिशा की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है, हाँ मेरी गाड़ी में श्रेया का होगा, 1 मिनट मैं बस अभी देखता हूँ। ये कहते हुए ही आकाश फिर से अब अपनी गाड़ी को ओपन करता है, और वो अब अपनी गाड़ी में देखता है तो वहाँ पर श्रेया का एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। अब उस दुपट्टे को लेकर अब आकाश उसे आलिशा की तरफ बढ़ा देता है। इधर आलिशा भी अब आकाश के हाथ से उस दुपट्टे को ले लेती है। यहाँ कविन आलिशा अब प्रिंसेस लतिका से कहती है, देखो बेटा, जब तक मम्मा ना कहे आप अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगी, क्योंकि अंदर कुछ सेफ नहीं लग रहा। यहाँ पर अब आलिशा की इस बात पर अब आकाश कहता है, आलिशा तुम चिंता मत करो, मैं लतिका का ख्याल रखूंगा, लतिका को कुछ भी नहीं होने दूंगा। आकाश की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा अब यहाँ पर उस दुपट्टे से अपने फेस को कवर करती है, और अब वो सीधा ही दौड़कर गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाती है। कविन आलिशा को अभी तक ये तो नहीं पता था कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से खुले फेस इस सिचुएशन का सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि क्या पता सामने जो हो उसे वो अपना फेस दिखाना चाहती है या नहीं, क्योंकि अब उसे यहाँ पर एज ए फाइटर ये फाइट लड़नी थी, उसे इस सिचुएशन को संभालना था। इधर इसलिए वो जल्दी से दौड़कर अंदर आती है, और जैसे ही वो यहाँ पर अंदर आती है वो देखती है तो ओमकार और सिद्धार्थ यहाँ पर सेम प्रीति और मयूर की तरह ही नीचे गिरे हुए थे, तो वहीं बच्चे अभी अपनी मम्मियों के पीछे डर के मारे छुपे हुए थे, और यहाँ पर उसके सामने एक 85 से 90 साल का एक बूढ़ा आदमी किसी का गला दबा रहा था। यहाँ की ये सारे ही सिचुएशन को देखकर तो अब कविन आलिशा ने अब अपने दोनों ही हाथों की मुट्ठियों को भींच लिया था। उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि जो ये यहाँ पर ये 85-90 साल का ये बूढ़ा है, ये जरूर इनका कोई दुश्मन ही है, जो इस तरह से पूरे के पूरे गुलेरिया परिवार पर इस तरह से अटैक कर रहा है। इसलिए अब यहाँ पर कविन आलिशा एक जोर का जंप करते हुए ही वो सीधे ही एक लात अब उस बूढ़े आदमी के उसकी पीठ पर पीछे से मारती है। यहाँ पर आलिशा का ये फोर्स इतना तेज था कि देवराज गुलेरिया भी अब एकदम से हैरान हो गए थे कि आखिर इतनी ताकत के साथ उसे कौन इस तरह से अटैक कर सकता है, आखिर कौन है जो उसने ऐसे उसे पीछे से मार सकता है, किस में इतनी हिम्मत हो गई गुलेरिया परिवार में। ये सोचते हुए ही अब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अब वो शारदा को छोड़कर अब अपने पीछे मुड़कर देखता है, तो जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक 30 से 31 साल की एक लड़की खड़ी हुई थी।
उसने उस लड़की ने अपना चेहरा कवर किया हुआ था। अब इस यहाँ पर देवराज गुलेरिया को उसका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो इतना जरूर समझ गया था कि ये एक अच्छी फाइटर है। ये सोचते हुए ही अब देवराज गुलेरिया अब उससे लड़ने के लिए अब अपनी फाइटिंग पोजीशन को ले लेते हैं, क्योंकि शारदा को तो वो बाद में निपटाएंगे, उससे पहले उसे इस फाइटर से लड़ना था। इसलिए यहाँ पर वो अब अपनी फाइटिंग पोजीशन को लेकर अब कभी आलिशा के ऊपर ही अब अपना अटैक करने लगता है। तो वहीं आलिशा भी उनके द्वारा किए गए अटैक का काफ़ी अच्छे से डिफेंड करते हुए वो अब देवराज गुलेरिया के ही ऊपर एक अटैक कर देती है, और उनके अटैक के बदले में वो जवाब देती है कि वो भी एक अच्छी फाइटर है। वहाँ बाहर इधर आकाश अब यहाँ पर धीरे से आराम से प्रीति और मयूर को उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो दोनों अभी जख्मी थे लेकिन उन्हें बहुत चोट लगी हुई थी। तो वो दोनों बस यहाँ पर अपनी जगह से उठ नहीं पाते, लेकिन हाँ वो अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ अब उनके बैठने के बाद अब आकाश गुलेरिया मयूर से कहता है, क्या नेत्रा को हम पर शक हो गया है? मयूर, क्या अंदर नेत्रा आई है क्या, जो उसने इस तरह से तुम सबकी ये हालत कर दी? जहां आकाश गुलेरिया प्रीति और मयूर को संभाल रहा था, तो वहीं प्रिंसेस लतिका अभी आकाश की गाड़ी में के पास जाती है और वहां से जाकर एक पानी की बोतल निकाल कर लाती है, और अब वो आकाश को देते हुए कहती है, मामू आपने इन्हें पानी पिलाया नहीं ना, आप ऐसा कीजिए, पहले इन्हें पानी पिला दीजिए, इन्हें बहुत ही चोट लगी है, जब ये पानी पियेंगे तो इन्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। इधर लतिका की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, थैंक यू बेटा। यहाँ आकाश अब थोड़ा सा पानी अब मयूर को पिला देता है और थोड़ा सा प्रीति को। कुछ देर तक प्रीति और मयूर यहाँ पर लंबी लंबी सांस लेते हैं। उसके बाद अब मयूर आकाश से कहता है, आकाश अंदर जो फाइटर है उसके साथ फाइट सिर्फ कुछ लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है वो एक बहुत ही अच्छा फाइटर है और उसके साथ हम लोग फाइट नहीं कर सकते। इवन मैंने तो देखो गुलेरिया हाउस के सारे ही लोगों की सिक्योरिटी को संभाला है तो देखो जब मेरा ये हाल है तो फिर तो कुछ चुनिंदा लोग ही उससे फाइट कर पाएंगे। यार एक बात बताओ, क्या आलिशा जब यहाँ इंडिया में आई है तो क्या वो अपनी उस क्लोज सिक्योरिटी गार्ड को भी यहाँ पर लेकर आई है? क्योंकि मयूर को अभी तक नहीं पता चला था कि आलिशा को देखे अच्छी फाइटर है वो, क्योंकि आलिशा जब भी अपने फेस को कवर करके मयूर ने उसकी फाइट देखी थी तो वो यही सोच रहा था कि ये जरूर आलिशा की सिक्योरिटी गार्ड होगी। इसलिए वो आकाश से यही पूछता है कि क्या आलिशा अपनी उस सिक्योरिटी गार्ड को लेकर आई है, वो जरूर इससे फाइट कर सकती है। मयूर की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो मयूर? इस बात का जवाब देते हुए मयूर कहता है, क्योंकि अंदर जो इंसान है ना, उसके साथ रोहित मारवा, हमारी बहन अनिका या फिर आलिशा की वो क्लोज्ड सिक्योरिटी गार्ड ही फाइट कर सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं। और ये तो तुम्हें भी पता है कि रोहित मारवा तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो अब उनका तो सवाल ही नहीं उठता कि वो यहाँ इनसे फाइट करने के लिए आएंगे। और रही बात हमारी बहन अनिका की, तो उसके बारे में भी तो हम जानते ही हैं ना, इसलिए मैंने तुमसे सीधे सीधे पूछा है, क्योंकि अब बस एक ही इंसान बचा है और वो है हमारी बहन की वो सिक्योरिटी गार्ड। अब मयूर की इस बात पर अब आकाश कहता है, हाँ आलिशा उसे लेकर आई है, तुम दोनों यहाँ पर अभी अपना ख्याल रखो। वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस के अंदर अब देवराज गुलेरिया एकदम से ही हैरान थे कि आखिर ये लड़की कौन है जो उसके सामने इस तरह से इतने बेटर तरीके से फाइट कर रही है, जो उसके हर एक अटैक का इतने अच्छे से जवाब दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कभी आलिशा उन्हें एक बहुत ही टफ फाइट दे रही थी। यहाँ पर देवराज गुलेरिया खुद हैरान थे, क्योंकि उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई ऐसा भी है जो उनकी फाइट को इस तरह से डिफेंड कर सकता है। इधर शारदा ने भी जब ये नज़ारा देखा तो अभी
इधर शारदा ने भी जब देखा कि इतनी अच्छी फाइट के बावजूद भी देवराज गुलेरिया अब हार मानने को तैयार नहीं थे, तो वो यहाँ पर कविन आलिशा को अब अपनी तरफ देखने का इशारा करती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर अपने इशारे से ही कविन आलिशा को कुछ बताना चाहती थी, जिससे कि यहाँ पर देवराज गुलेरिया को हराया जा सके, क्योंकि आलिशा वहाँ पर उसे एक अच्छी फाइट तो दे रही थी, लेकिन यहाँ पर मुकाबला दोनों का बराबर का ही था, क्योंकि देवराज गुलेरिया भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। इसलिए जब यहाँ पर शारदा आलिशा की तरफ इशारा करती है तो फाइट करते हुए ही आलिशा ने भी शारदा की तरफ जैसे ही देखा तो अब जैसे ही आलिशा ने उसकी तरफ देखा तो वो आलिशा यहाँ पर शारदा के इशारे को समझती है, क्योंकि शारदा इशारे से उसे कहती है कि इसके सिर के ऊपर मारना है, क्योंकि एक बार अब इसके सिर पर होना चाहिए, जिससे ये अपना संतुलन खो बैठेगा। और इस इशारे को समझकर कविन आलिशा ने भी अब अपने हाथों की दोनों ही मुट्ठियों को भींचकर अब वो अपनी बॉडी के पूरे वेट को अब अपने हाथ में लेकर आ जाती है, और वो अब एक तेज अटैक अब यहाँ पर सीधा ही देवराज गुलेरिया के सिर पर करती है। आलिशा ने जब यहाँ पर यह अटैक देवराज गुलेरिया के सिर पर किया तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि देवराज गुलेरिया को खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि आखिर ये लड़की ये अटैक उसके ऊपर कहाँ पर करेगी। और जैसे ही अब उसके सिर पर अटैक हुआ तो वो देवराज गुलेरिया यहाँ पर अब अपने सिर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अब चिल्लाने लगते हैं, और वो वहीं पर ही नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर देवराज गुलेरिया नीचे गिरते हैं तो कविन आलिशा अब थोड़ा सा झुककर अब देवराज गुलेरिया के कानों में कहती है कि आपके पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये कहते हुए ही कविन आलिशा अब देवराज गुलेरिया के बालों को पकड़कर अब वो उन्हें स्टेयर केस से उन्हें ऊपर की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि ये अटैक इतना ज़्यादा था कि अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया बस अपने बालों को अपने सिर को ही पकड़े हुए थे, और यहाँ पर कविन आलिशा उन्हें घसीटते हुए लेकर जा रही थी, तो वहीं शारदा भी अब उनके पीछे पीछे ही जाने लगती है। शारदा ने कभी सोचा भी नहीं था कि सालों पहले जो उनके करण साहब ने ये सब किया था वो कोई और भी कर सकता है, क्योंकि शारदा तो अब आज यही समझ रही थी कि आज उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि जो सेम आज यहाँ पर आलिशा कर रही थी सालों पहले सेम ऐसा ही करके करण गुलेरिया ने भी इसी तरह से ही देवराज गुलेरिया को यहाँ पर कैद किया था। फिर से आज यहाँ पर इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा था। ये नज़ारा अब शारदा अपने आंखों से देख रही थी। इधर कविन आलिशा अब देवराज गुलेरिया के बालों को पकड़कर अब उन्हें घसीटते हुए जाते हुए ही कहती है, कुछ याद आया? अरे सालों पहले आपने एक माँ को इसी तरह से घसीटा था ना, तो लीजिए हमारी तरफ से ये तोहफा, क्योंकि ये उसी के बदले में एक तोहफा है। आई थिंक आपको ये स्वीकार होगा। कविन आलिशा अब देवराज गुलेरिया को ये कहते हुए ही अब टॉप फ्लोर पर लेकर आ जाती है। यहाँ पर अब देवराज गुलेरिया ने जैसे ही आलिशा की ये बात सुनी तो अब यहाँ पर देवराज गुलेरिया आलिशा से कहता है, हे लड़की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी इस धमकी पर अब कविन आलिशा फिर से अब उन्हें उसकी तरफ देखती है और हंसती है और कहती है वो तो समय बताएगा। और अब वो उन्हें फिर से उसी रूम में लेकर चली जाती है जहाँ पर उन्हें पहले से इस रूम के सीक्रेट रूम में बंद किया था। और अब उस रूम में जाने के बाद अब वो उन्हें फिर से उसी सीक्रेट रूम में लेकर आ जाती है और उन्हें वहाँ पर अब बंद करके उनके मुंह पर अब एक जोर का पंच मारती है। और उसके बाद अब यहाँ पर आलिशा शारदा से कहती है, इस बार मोटी रस्सी दीजिए, क्योंकि पिछली बार जो रस्सी थी वो तो इन्होंने बड़ी इजीली खोल ली, लेकिन अब इन्हें आज मैं अपने हाथों से बांधूंगी। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, जी मैं अभी लाती हूँ मोटी रस्सी। और ये कहते हुए ही शारदा अब दूसरे रूम में जाकर अब भागकर एक रस्सी को लेकर आ जाती है। और अब वहाँ पर जैसे ही वो रस्सी लाती है तो वो जल्दी से कविन आलिशा के हाथ में वो रस्सी दे देती है। यहाँ पर कविन आलिशा भी अब उस रस्सी से जोर से यहाँ पर उसे बांध देती है। और अब वो कहती है, यहाँ से भागने की सोचना भी मत। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया कहता है, एक बात बताओ, तुम कौन हो?
किसकी बेटी हो तुम? सच सच बताना मुझे, तुम करण की बेटी हो या फिर राजीव की? क्योंकि इतना तो पक्का तय है कि तुम इन दोनों में से ही किसी एक की बेटी हो, क्योंकि इतनी ताकत तो उसी में हो सकती है। इधर देवराज गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब कवि नालिशा कहती है, इससे इससे आपको क्या लेना देना है कि हम किसकी बेटी हैं? ये उसकी ये बात सुनते ही अब देवराज गुलेरिया अब फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर क्योंकि देवराज गुलेरिया को इतना पेन होने के बावजूद भी अब वो बेशर्मी से हंस रहे थे और वो अब आलिशा से कहते हैं, बहुत बहुत फर्क पड़ता है, यही तो तुम नहीं जानती हो। कवि नालिशा अब बड़े ही ध्यान से अब देवराज गुलेरिया को देखती है तो इनके सिर से जो भी खून निकल रहा था वो यहाँ पर अब उनके खून को भी देखती है। उस खून को देखते हुए बालिशा यहाँ पर शारदा से कहती है, आंटी इनका क्या करना है? अब यहाँ पर आलिशा की इस बात पर छोड़कर बात को सुनकर अब शारदा कहती है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें देख लूँगी। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए। अगर सच में आप आज यहाँ पर नहीं आती तो आज तो एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता। यहाँ पर अब शारदा की इस बात पर अब देवराज गुलेरिया कहते हैं, इसके जाने के बाद तो तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। आज तुम लोगों की, खासकर तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो तुम आज बच गई, लेकिन सोचो जब ये यहाँ से चली जाएगी तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? इधर ये सुनते ही अब कवि नालिशा को फिर से गुस्सा आता है और अब उसकी ये बात सुनते ही वो एक जोर का पंच अब फिर से उसे उसके चेहरे पर मारती है और उसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही यहाँ पर कवि नालिशा वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि राजलक्ष्मी तो अभी वहीं पर ही शौक में थी, क्योंकि जैसे ही देवराज गुलेरिया भी यहाँ इस कमरे से निकलकर बाहर रेलिंग के पास खड़े थे तो वहाँ पर राजलक्ष्मी उसके पीछे ही खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। जब देवराज गुलेरिया ने इतनी जोर से जंप लगाते हुए वो नीचे कूद गए थे, ये देखकर तो खुद राजलक्ष्मी भी हैरान थी और वो अभी तक अपने उसी शौक में ही थी। कवि नालिशा अब यहाँ पर शारदा से कहती है कि आप एक बार राजलक्ष्मी को भी संभाल लीजिएगा। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब शारदा कहती है, मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए ही कवि नालिशा वहाँ से चली जाती है तो वहीं अब तक आकाश भी अंदर गुलेरिया हाउस के अंदर आ जाता है। आकाश गुलेरिया जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ का नज़ारा देखता है तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं और अब वो जो एक सर्वेंट से कहता है, बच्चों को उनके रूम में लेकर जाओ, देखो बच्चे बहुत ही डरे हुए हैं, इन्हें आराम से अपने कमरे में छोड़ना। आकाश की ये बात सुनते ही यहाँ पर सर्वेंट प्रिंसेस लतिका, पिंकी और यश को उनके रूम की तरफ लेकर जाने लगते हैं तो वहीं आकाश गुलेरिया अब फिर से एक स्टाफ से कहता है, मेडिकल रूम से डॉक्टर को बुलाओ, उनके और साथ के साथ उनके स्टाफ को भी यहाँ आने के लिए कहो, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी है। इधर आकाश की ये बात सुनते ही वो स्टाफ सीधा ही 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगता है और वहाँ जाने के बाद अब वो सीधा ही डॉक्टर से कहता है, आप सभी अभी नीचे चलिए। इधर उस स्टाफ की ये बात सुनते ही डॉक्टर भी अब अपनी पूरी ही टीम के साथ अब नीचे आ जाते हैं। तो अब जैसे ही वो नीचे आते हैं तो वहाँ पर आने के बाद वो सबसे पहले उन्हें सिद्धार्थ और ओमकार नजर आते हैं और अब सिद्धार्थ और ओमकार को वो चेक करने लगते हैं। जब वो यहाँ पर सिद्धार्थ और ओमकार को चेक कर रहे थे तो अब यहाँ पर आकाश उन्हें कहता है, एक बार बाहर जाकर प्रीति और मयूर को भी चेक कर लीजिए क्योंकि उनकी भी हालत ठीक नहीं है। आकाश की ये बात सुनकर वो डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाता है और वो अब यहाँ पर इन दोनों को चेक करने के बाद और प्रीति और मयूर को भी चेक करने लगते हैं। यहाँ पर अब श्रेया आकाश से कहती है, वो आदमी कौन था आकाश? क्यों वो यहाँ पर इस तरह से शारदा आंटी के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहा था? और पता है वो तो हम सबको भी मारने की धमकी दे रहा था। सच में बहुत ही खतरनाक इंसान है वो। कौन था वो? मुझे नहीं पता। इधर यहाँ पर अब उसकी इस बात को सुनकर आकाश भी कहता है, श्रेया मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और मैंने तो देखो उसे देखा भी नहीं है क्योंकि मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, मैं बस अभी अंदर आया हूँ। इधर आकाश की ये
बात सुनते ही अब नंदिनी कहती है, वो शारदा को क्यों मारना चाहता था? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो शारदा को मारने के लिए इतना उतावला था कि वो तो सीधा ही ऊपर से ही नीचे कूद गया। और वो अचानक से यहाँ पर क्यों आया? क्या हुआ ऐसा? यहाँ पर ये सभी अभी जो कुछ यहाँ पर हुआ था उसके बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी अब सभी के कानों में अब फिर से एक जोरदार आवाज आती है कि जब यहाँ पर सभी का उस रूम में जाना मना है तो क्या क्या सोचकर राजलक्ष्मी उस रूम में गई थी। यहाँ पर ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद राजलक्ष्मी खुद यहाँ पर आलिशा ने कही थी। या कविन आलिशा वहाँ राजलक्ष्मी का हाथ पकड़कर अब उन्हें वहीं पर हॉल में ही लेकर आ रही थी, तो वहीं उनके पीछे पीछे अभी शारदा भी थी। अब कविन आलिशा अब यहाँ पर पूछती है, मेरी बात का जवाब दीजिए, कैसे कैसे राजलक्ष्मी उस रूम तक चली गई? ये बात तो तुम सबको पता है ना कि उस रूम में जाना किसी को भी अलाउ नहीं है। कविन आलिशा के इस सवाल पर अब सभी अपनी नजरें नीची कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो नहीं जानते थे कि आखिर राजलक्ष्मी उस रूम तक कैसे पहुंच गई और ये सब कुछ सच में राजलक्ष्मी के द्वारा हुआ है क्या। इधर आलिशा ने जब सबके चेहरों को देखा तो भी यहाँ पर वो वार्निंग देते हुए कहती है, उस रूम में अब कोई भी नहीं जाएगा। कोई भी का मतलब कोई भी। अब यहाँ पर आलिशा की इस बात पर अब मयूर कहता है, उस रूम में कौन है? कौन था वो? अब मयूर की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा शारदा की तरफ देखने लगती है, तो अब यहाँ पर शारदा समझ जाती है कि उसे ही अब इस बात का जवाब देना होगा। इसलिए अब शारदा कहती है, कोई नहीं, वो हम सब का दुश्मन है।